रगड़ के रख देंगे। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का त्रिवार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित। आज इस टीम पहुंचा है, उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें एम राघवैया साहब का स्वागत करना, सम्मान करना है। मैंने इनके बारे में सुन रखा था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि आप उनको राजस्थान में बुला करके इस प्रकार का सम्मान करना चाहते हैं। और वो दिन आ ही गया और आप सब मौजूद हैं यहाँ पर एक साथ में पूरा मंच में, और जो डेलीगेट बैठे हुए हैं उनका जो उत्साह मैं देख रहा हूँ वो तारीफ काबिल है। जिस रूप में डेलीगेट में जब उत्साह होता है तो एक संदेश जाता है कि किस प्रकार से जो सम्मानित होने वाला व्यक्तित्व है उनका क्या व्यक्तित्व रहा, क्या कर्तृत्व रहा और क्यों सम्मान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे संगठन की एकता बढ़ती है और इस प्रकार के अधिवेशन का भी एक लाभ है। आप पर विचार विमर्श करना, आपस में बातचीत करके संगठन के बारे में किस प्रकार मजबूती लाएं, किस प्रकार से संगठन का कंट्रीब्यूशन हो रेलवे के अंदर, किस प्रकार से आज तक जो रेलवे का इतिहास बना है इस देश के अंदर। आज तो रेलवे का 168 साल का इतिहास है, आज़ादी के पहले का, और आज़ादी के बाद में ही पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने रेलवे को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा। आज़ादी के बाद में ही 50 के दशक में भी, 60 के दशक में भी सुनते हैं कि उस वक्त में पंखे नहीं होती थी रेलवे के डब्बों के अंदर, ना पंखे होते थे ना बिजली होती थी, लाइट भी नहीं होती थी। और बताया गया मुझे कि 52 में जो है, 52 में आज़ादी के बाद में पंखे व रेल में लाइट लगने लगी। तो आज़ादी के बाद में भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी रेलवे को आगे बढ़ाने के अंदर। उसी रूप में धीरे धीरे फिर पहले इंपोर्ट करते थे सारे इंजन या डब्बे जो कुछ भी था, फिर बंगाल से ही चित्तरंजन में रेल इंजन बनाने की फैक्ट्री बनी, फिर वाराणसी में बनी 61 के अंदर लोकोमोटिव वर्क्स शुरू हुआ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनी तमिलनाडु पेरम्बूर में, भारत हवी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से भी कई कल्पना की गई जो काम पूरे हुए। तो लंबा इतिहास में देख रहा हूँ या लिखा हुआ मेरे पास में भी किस प्रकार रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, टीटागढ़ वैगन्स, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर, रेल व्हील फैक्ट्री छपरा, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला, बोर्ड एंड कोच फैक्ट्री रायबरेली स्थापित हुई। आगे मैं आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ भी एक मेमो कोच फैक्ट्री लग रही थी, वो बैंड चढ़ गई एनडीए गवर्नमेंट के, वो अलग बात है। परंतु लंबे अरसे से जिस प्रकार से, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार इसका इतिहास है रेलवे का, उसी प्रकार से आपका इंटर का इतिहास भी शानदार है। उसी रूप में इंटर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, सब सेक्टरों में किया है, मजदूर सेंटरों में किया है, उसी प्रकार रेलवे के अंदर भी किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो हमारे जीएम साहब बैठे हुए, इनको गर्व होना चाहिए कि इनके तो कहते हैं कि अधिकांश जो मंडल है वो सर्वश्रेष्ठ मंडलों में आता है। जो 7 मंडल को चुना गया देश के अंदर, उस 7 मंडलों में से 4 मंडल तो खाली इनके क्षेत्र में आते हैं। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी मुबारक देने की बात है, मुबारकबाद है उनको भी कि 4 मंडल आना बड़ी बात है। 7 में से 4 मंडल इनके सेक्टर में आते हैं। और तो और अभी तो पाकिस्तान से बंद है, वरना तो पाकिस्तान से ट्रेन चलती है, कोरोना कारण बंद हो गई। तो मंडल भी अच्छा काम कर रहा है। मंडल का इतिहास ये बहुत शानदार है, क्योंकि हम लोग जब बचपन कहना चाहिए, जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना 1980 के अंदर, तब से हम लोग लगे हुए थे जोधपुर के अंदर मंडल बनना चाहिए, नया जोन बनना चाहिए। तो जोधपुर नहीं बना तो जयपुर बन गया। प्रताप जी खुश हो रहे होंगे कि इनके क्षेत्र मंडल बन गया। तो हमने उसमें तय किया है मंडल बने, चाहे राजस्थान में कहीं बनो। जोधपुर हमारी प्रायोरिटी थी जब मैं वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट था। आखिर मंडल बना और आखिर मुझे मुख्यमंत्री बनेगा। 20 साल पहले सौभाग्य मिल गया, तो जमीन देने में आसानी हो गई इस मंडल को। जमीन का भी कई बार कई सुझाव आए थे, कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले,
मुझे याद है आखिर में ये शानदार जगह पर हमने खुद ने सोच समझ करके निर्णय किया और आज वहाँ शानदार वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला वहाँ पर। मुझे और हमारे जो त्रिवेदी साहब थे रेल मंत्री, अभी अभी वो चले गए हमारे टीएमसी छोड़ करके बीजेपी के अंदर, रेल मंत्री थे टीएमसी के, तब हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। तो लंबा इतिहास मुझे सुनने को मौका मिल रहा है। मैं भी बड़ा इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ क्योंकि गुमान सिंह जी का मामला था और मैंने कहा कि मैं आ नहीं पाऊँगा और आपको भी वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करनी है कोरोना के अंदर, पर मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रोग्राम शुरू होने के करीब 25 मिनट पहले आ गया हूँ। और आज मैंने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर जब प्रोग्राम में कोई मुख्य अतिथि आते हैं या मंत्री लोग आते हैं तो आने के पहले आयोजकों की क्या स्थिति बनती है। एक तरफ तो मैनेजमेंट प्रबंधन करना, एक तरफ कोई व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कमी तो नहीं है, माइक ठीक है नहीं है, लोग सब टाइम पे आए कि नहीं आए हैं, कुर्सी खाली तो नहीं है, चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं वो क्या सोचेंगे, और चीफ गेस्ट अभी तक नहीं आए उनका क्या कारण है, कि लेट तो नहीं हो रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। वो मैं देखा आज गुमान सिंह जी का भी सबका 25 मिनट पहले मैं बैठा हुआ था आज, और मैं शायद आपको नहीं दिख रहा हूँ पर मुझे आप सब दिख रहे थे, जो डेलीगेट बैठे वो भी, और आप सब दिख रहे थे। क्या आप लोग इधर उधर घूम रहे थे। और आखिर में हमारे मंत्री कल्ला साहब भी आ गए और आखिर में प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब भी आ गए। फिर भी हमारे मेहता साहब ने कहा कि खाचर साहब बड़े टाइम पे आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं गुमान सिंह जी के एक्टिविटी को देखता हूँ 30-40 साल से। आज मैं इस मुबारक मौके पर जब हमारे एम राघवैया साहब का सम्मान हो रहा हो और तमाम आप जो उच्च अधिकारी है इंटेक के, उनके विचार सुनने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैंने सारे प्रोग्राम मेरे पोस्टपोन किए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 11:30 12:30 तक निपट जाएंगे, परंतु अभी 1:45 बजे हैं। पर मैं बैठा हूँ आराम से और मैं देख रहा हूँ कि रेलवे का जो महत्व है देश के आर्थिक, सामाजिक, टूरिज्म के हिसाब से, और मैं तो याद कहूँगा कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए भी, क्योंकि पूरे मुल्क में जो है रेल ही ऐसी व्यवस्था थी आज़ादी के बाद में जहाँ पर आप आपस में जुड़े रहे, पूरे देशवासी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से। अलग अलग भाषाएं समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, आसामी, पता ही नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं। ऐसे भाषा बोलने वाले, ऐसे विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन रहते हों देश के अंदर, भौगोलिक स्थिति अलग हो, और उसके बाद में इस देश को एक व अखंड रखना। आप सोच सकते हो गांधी जी कि सानिध्य में जो करिश्मा दिखाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, या हमारे सरदार पटेल थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बना दिया संविधान। तो आज 70 साल की जो प्रेरणा मिली लोगों को, जिस प्रकार आप मजदूर संगठनों में काम करते हैं, मजदूरों में जोश बढ़ते हैं और मजदूरों के दुख सुख में काम आते हैं, और जिस प्रकार आप रेलवे के अधिकारियों, प्रबंधकों को भी आप गाइड करते हैं अपने ज़मीनी हकीकत से, तो ज़मीनी जो फीडबैक मिलता है उससे कैसे यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में रेलगाड़ियाँ चले। मुझे सौभाग्य है कि मैं लगातार रेलवे चाहे मंत्री नहीं रहा, पर जो मंत्री रहा कमलापति त्रिपाठी से लगा करके जाफर शरीफ तक, तब तक मैं रेलवे में बहुत मैंने रुचि ली। गुमान सिंह जी जानते हैं कि हमने कितनी ट्रेनें चलवाई, कितनी ब्रॉडगेज राजस्थान में नहीं जुड़ी हुई थी, यूनिगेज पॉलिसी बनी उस ज़माने में, उसके कारण आज राजस्थान चारों ओर से जुड़ गया है। बाड़मेर, जैसलमेर तक, जोधपुर तक रेल ब्रॉडगेज बन गई, और एक ट्रेन चलती थी दिल्ली और एक ट्रेन चलती थी आगरा फोर्ट जयपुर होते हुए जोधपुर से। आज मुझे पता नहीं कितनी ट्रेनें चल रही है पूरे देश के अंदर, आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो चेन्नई या बेंगलोर हो, केरला हो। तो कहना मतलब कि रेलवे मेरा पूरा खुद का इंटरेस्ट रहा है। मैंने एक यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में मैंने मिस्टर राजकुमार थे चेयरमैन रेलवे के,
तब मैंने एक सेमिनार करवाई थी राज्य स्तर पर, और हमने तय किया कि राजस्थान को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए रेलों के अंदर। तो मुझे खुशी है कि जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर और इस प्रकार काम किया है, उसी प्रकार हम लोग बाकायदा लगे रहते हैं किस प्रकार से रेलवे का विकास हो। रेलवे का महत्व कोई कम हो ही नहीं सकता, और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि हर वक्त में रेलवे को महत्व मिला है। अब पता नहीं बजट को जो अलग था बजट, तो आप मेरे कोई बोले नहीं हैं कि बजट के अलग होने का आप स्वागत करते हो या उसका विरोध करते हो सकता है कि जो फैसला हुआ तब आपने अपने कमेंट्स दिए होंगे। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि इसका मर्ज क्यों किया गया, क्योंकि अभी हमने बजट पेश किया तो उसमें हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का घोषणा करी अगले साल से। तो रेलवे का अपना अलग महत्व है, रेलवे का अलग बोर्ड था, रेलवे का अलग ऑरा था। दो विभागों में महसूस करता हूँ, एक तो पोस्ट ऑफिस पीएनटी का और एक रेलवे का, जहाँ का कल्चर जो है अधिकारियों में कर्मचारियों में अलग ही बना हुआ था, वहाँ के भी और यहाँ के भी। उसी रूप में देश के अंदर दोनों संगठन बहुत शानदार सेवाएं दे रहे थे, और धीरे धीरे वो ऑरा खत्म हो रहा है दुर्भाग्य से। और आपको ही खत्म नहीं हो रहा, हो रहा देश का ही खत्म हो रहा है। जिस प्रकार के हालात देश में बन गए हैं, डेमोक्रेसी सिमट रही है। दुनिया के मुल्कों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो कितना स्वागत सत्कार हुआ था, लोगों को लगा कि वास्तव में दुनिया पहली बार देख रही देश की तरफ मोदी जी। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जहाँ गए वो, फ्रांस, वहाँ पर इंडियंस ने भी स्वागत किया, एनआरआईज ने भी, और वहाँ की सरकार ने स्वागत सम्मान किया। तब भी मैंने कहा था ये सम्मान मोदी जी, ये आपका सम्मान अकेले का नहीं है कोई, ये आप कल बन गए आज सम्मान हो रहा है। ये 70 साल का जो रास्ता तय किया देश ने, और 70 साल के बाद में भी देश ने एक अखंड रखा देश को, चाहे सेक्रीफाइस हो गए हों। इंदिरा गांधी की जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बांग्लादेश बन गया, कुछ सोच नहीं सकता था। एक वक्त ने ठीक कहा 90,000 पाकिस्तान के जनरल कर्नल सैनिकों को जो सरेंडर करवा दिया। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी वहाँ पर बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया हूँ सेवा करने के लिए, ईस्टर्न लाइन के अंदर चॉइस बैकग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के बोनगांव में, और वहाँ में शरणार्थी शिविरों में हम लोगों ने सेवा की है। बॉर्डर पे मैं गया हूँ जब हमारे बीएसएफ के जवान वहाँ लगे हुए थे, तो मुझे तो गर्व होता है कि क्या इंदिरा गांधी का संदेश था दुनिया को। 7वें बेटे की परवाह नहीं करी उसने, अमेरिका की धमकी के आगे झुकी नहीं, और आखिर में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। दुनिया आज लोहा मानती हिंदुस्तान का। 90,000 सैनिकों को सरेंडर, मेरे ख्याल है दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा किसी ने भी आज भी। दुर्भाग्य ये है इस बात के देश का कि प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश, और इतनी बड़ी घटना जिसने लोहा मनवा दिया हमारे हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर, उसका जिक्र तक नहीं करते।